आज गिरिराज और दुर्गा के घर में बहुत चहल पहल है। घर को अच्छी तरह से सजाया गया है। किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी, बहू जल्दी से सारा काम कर लो। आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना? और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और अहान घर पर आते हैं। सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहां? और अहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, अहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मत सोचो तुम। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन अहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए। कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। अहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और अहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है। मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? अहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू। दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना? और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है। इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो अहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना। ना केवल दहेज दिया बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा। अहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था। कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता अहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया। मम्मी, मुझे अहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या अहान जी शराब पीते हैं? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है? आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे अहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते भी क्या? आखिर अहान घर का दामाद है।
पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके आहान से बात की। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर आहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? आहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को आहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार आहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं आहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन आहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे आहान दिखा। अरे ये तो आहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है। लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम आहान से क्या कह सकते हैं? आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झोरू का गुलाम कहते हैं। और आहान आपकी बेटी को जानवर की तरह पीटता है, अब तब भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है। हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटे के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे आहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की चिंता है, बेटी की नहीं। रिश्वतखोर बहू। ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है,
लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी, आपको तो पता ही है ना आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या। एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं, तभी कमरे में अमो सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना, वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियां दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहां डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी के अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपए और माँ जी के लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है, मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ।
आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है, 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए, सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वो क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे 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 अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी, और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूँ जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली। फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज, तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ,
इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहां एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान हैं कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है, उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी, आई मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की झप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं। लुधियाना के सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है। तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं। 2 ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है? तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटी की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी। इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है, डेट तय है। दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आने हैं, पर उसमें देर हो रही है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोचकर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना तो कैसे काम होगा समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। हाँ भाई, ठीक है। अब देख भाई, हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं,
ना कमाते ना कुछ कमाने की इच्छा रखता है। लेकिन चल ये ले, कितने पैसे चाहिए? जी 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लौटा देना। सुनील मुसीबत के वक्त बीवी के भतीजे की मदद तो कर देता है, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख ले रीटा, तेरे मायके वालों ने मांगा तो दे दिया, वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे क्यों भरोसा नहीं है? इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली। हाँ ली तो नहीं, लेकिन पैसे की किल्लत ही रहती है ना इन लोगों के पास। अरे ठीक है ना, नहीं लौटा पाए तो भतीजे के ससुराल से निकाल देंगे। सुना है बड़े घर में शादी हो रही है। सुनील और रीटा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अगले रोज ही। हाँ भाई साले साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ जीजा जी। क्या बात है, सालों बाद आपका फोन, जरूर कोई बात होगी, बताइए ना। अरे वो तेरी बड़ी भाभी आई थी, बेटी की शादी कर रही है ना, तो पैसे लेने के लिए मैंने दे दिए 4 लाख। सोचा भाई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, पुण्य मिल जाएगा। अच्छा किया जीजा जी, उनका बेटा बहुत मेहनती है, जल्द ही लौटा भी देगा। वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है। रीटा की भाभी शशि के पास उसके भाई का फोन आता है। तूने सुनील से पैसा लिए हैं क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, बोल तो रहा है कि दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। अब गाने दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई, शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से। अब देख, ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो। तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे, लेकिन अब पैसा लौटा दे भाई। जी मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशंस मैं आपको भी भेज देता हूँ। मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाना चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजे के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। अरे बेटा क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी, बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी। अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते, लेकिन सुनील से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। याद है ना, मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वही रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी? पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा, बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए, थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा टिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी? भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे दूं। तभी डोरबेल बजती है और रीटा का बेटा टिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने? आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता। आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी पैसे कब तक दोगे? बेटी की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी काम आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं, घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है।
रीटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूं, लेकिन पक्का नहीं बोल सकती। तभी सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। देख माना 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4 लाख का 20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। सुनील फोन रख देता है, लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सारी बात बता देता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ पीएफ के पैसे आ गए। और वो ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो भगवान का। लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस लें, ना कि समाज में आपकी इज्जत।